मैंने स्टार्ट कर दिया है। Okay, thank you, sir. Good morning, everyone. So we were last class में हमने किया था. We were doing regarding the elasticities. ठीक है? And elasticity के बाद हमने किया था the applications. Basically हमने किया था कि when the demand curve shifts या supply curve shifts, so what will be the effect on the market equilibrium. ठीक है? So ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था. Now applications of demand and supply. Applications of demand and supply. ठीक है? Till the time if you have any query, please साथ साथ जो है वो टाइप करते जाना. ठीक है? Let me check question. So the application of demand and supply is basically कि कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को, एंड कब जो बेसिकली है व्हेन वी विल गेट द इक्विलिब्रियम, और इफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्स बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस, कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है या प्राइस फिक्सेशन होती है, या उससे फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई कर्व बेसिकली यूज किए जाते हैं. ठीक है? तो लेट्स फर्स्ट इज द एज आई वी ऑलरेडी नो दैट कि प्राइस हम डिटरमिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द with the help of the demand curve, right? So first is the price control, how we control the prices. This is our demand curve, as like it's like a downward sloping demand curve, and this is the upward sloping supply curve. Now as usual, fine. This is my equilibrium price and quantity equilibrium, quantity demanded as well as supplied. So this is equilibrium quantity demanded as well as supply. E is your equilibrium point. Now let's suppose government fixes the price. दो टाइप से गवर्नमेंट प्राइस फिक्सेशन करती है, एक होती है प्राइस सीलिंग, एक होती है बेसिकली दी प्राइस फ्लो. ठीक है? समटाइम्स लाइक इन टर्म्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, या जिसको हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. लेट्स सपोज ये जो ओपी प्राइस है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्राइस है, एंड ये कंज्यूमर्स को जो है बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगी, बिकॉज लेट्स सपोज ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज की प्राइस है. सो व्हाट द गवर्नमेंट डू इज दी, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये डिमांड एंड सप्लाई देखती है कि हाँ दिस इज द प्राइस, मार्केट प्राइस तो ये है, इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है बिलो एक प्राइस जो बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होती है. ठीक है? नाउ गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट देख रही है कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस तो नहीं है, यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, राइट? इस पॉइंट पे सी आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास यहाँ पे डिमांड कितनी है एंड सप्लाई कितनी है, राइट? सो डिमांड ज्यादा है हमारी सप्लाई से. नाउ डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो क्या होगा, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया है, मार्केट की जो इक्विलिब्रियम है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है कि जो प्राइस है वो इस प्राइस से P1 प्राइस से जो है बेसिकली ऊपर नहीं जाएगी. ठीक है? तो गवर्नमेंट अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट में शॉर्टेज है, वी कैन सी दैट कि मार्केट इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ, यहाँ पे ये क्वांटिटी सप्लाई है इस प्राइस पे,
This is the market quantity supply and this is the market quantity demanded. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ QDQS. क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के लिए गवर्नमेंट फिर इसको ट्राई टू इंपोर्ट फ्रॉम द अदर्स. सो इस एक्शन को देखने के लिए कि कितनी शॉर्टेज है, कैसे हम उसको वापस इक्विलिब्रियम पे लाएंगे या मैं कैसे उसको प्राइस कंट्रोल करूं, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है एक प्राइस सीलिंग कर देता है. ठीक है. सिमिलरली समटाइम्स गवर्नमेंट एग्रीकल्चर बेस्ड कमोडिटीज के या जैसे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप सबने सुना होगा मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम प्राइस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स या बेसिकली टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स. ठीक है. अब ये देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस तो ये है, अब फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बेसिकली माइट बी इससे ज्यादा है, माइट बी दी फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स, ज्यादातर ये फार्मिंग के केस में होता है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे ज्यादा है. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे कंट्रोल होगा, सॉरी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे ज्यादा है, ओपी प्राइस से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स कर देती है, एक फ्लोर प्राइस फिक्स कर देती है कि इस प्राइस पे नहीं, मार्केट में इस प्राइस पे कमोडिटी सेल होंगी. नो डाउट देयर इज अ सरप्लस. अब यहाँ पे या इतना सरप्लस है, मैं नीचे नहीं ड्रॉ कर रही, फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको लगेंगी, कंफ्यूज हो जाओगे लाइंस में. सो आपको मैं सिंपल ए बी लिख रही हूँ, ए बी सरप्लस है मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस सरप्लस को या तो खुद बाय कर लेती है, ज्यादातर वो कंडीशंस होती हैं वो खुद बाय कर लेती है. दिस इज द लीगली फिक्स प्राइसेस. ठीक है. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लीगली फिक्स कर देती है प्राइसेस को, सो दैट द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द, जो बेसिकली कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अदर मार्केट फ्लक्चुएशंस, एंड उनको बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े. ठीक है. नाउ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज, second application is in the rent. रेंट कंट्रोल. ठीक है. अब प्राइस ऑफ रेंट, रेंट क्या होता है, प्राइस ऑफ ए लैंड बेसिकली. तो आई कैन राइट प्राइस एंड क्वांटिटी एज वेल, आई कैन राइट रेंट, एंड अगर मैं प्राइस लिख रही हूँ तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, अगर मैं रेंट लिख रही हूँ तो यहाँ पे लैंड आएगा, इन एकर्स में भी, इन कोई भी मेजरमेंट में आप लिख सकते हो. ठीक है. स्क्वायर मीटर्स एक्सेट्रा. So this is the demand curve and this is the supply curve. Again there is no issue, आप demand and supply curve shape में बनाते हो या straight lines बनाते हो, doesn't matter. So मैंने जानबूझ के अभी curve shape बनाया so that कि आपको ये रहे कि you can make these kinds of demand curves as well, कोई confusion ना हो. अब market rent कितना है, this is the equilibrium and this is the rent, right? This is the rent. ठीक है. and this is the quantity जो land की demanded है. अब issue क्या है कि ये जो overpriced है ना, this is the overpriced rent. अब जो बंदा पहले ही घर नहीं खरीद सकता वो overpriced rent पे करेगा, then there will be a problematic situation जो है again arise हो जाएगी. So गवर्नमेंट फिर से जस्ट लाइक द लास्ट, अब गवर्नमेंट ने फिक्स से एक प्राइस फिक्सेशन कर दी, रेंट फिक्सेशन कर दी. नाउ अब हम बोलेंगे रेंट फिक्सेशन. ठीक है. गवर्नमेंट ने ये वाला रेंट फिक्सेशन कर दी R1 पॉइंट पे. अब R1 पॉइंट पे तो यू नो सप्लाई इज लेस, डिमांड इज हाई. नाउ दिस क्रिएट द शॉर्टेज, ये तो शॉर्टेज क्रिएट करेगी. नाउ फिर क्या होगा,
lower return on the rental housing will cause the supply to shrink. क्योंकि यहाँ पे लो रिटर्न मिल रहा है लोगों को, तो वो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी ना. सप्लाई कम होने से, लो रिटर्न कम होने से जो न्यू रेंटल हाउसेस है ना वो नहीं बनेंगे. एंड ऑल विल नॉट मेंटेन देयर बिल्डिंग एज वेल, क्योंकि वो उनको पता लगेगा यार हमें इनकम तो कुछ ज्यादा होनी नहीं है, तो हम क्यों मेंटेनेंस कराएं या फिर हम क्यों नए घर बनाएं. ये क्योंकि ये जो प्राइस है ये लीगली फिक्स्ड है, एंड जो कि बेसिकली कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस टू द लैंडलॉर्ड्स वो बेसिकली कम है. एंड हेंस एज अ रिजल्ट द सप्लाई कर्व बिकम मोर इलास्टिक एज द ईयर पासेस. मींस ये जो सप्लाई कर्व है ये इलास्टिक हो जाएगा जैसे जैसे ईयर्स बीतते जाएंगे, और जितने ये ईयर्स बीतते जाएंगे द सप्लाई कर्व विल बिकम लाइक just will be becoming like, एक सेकेंड, supply curve will become like more elastic, just like of houses tenants would compete for the available supply and offering the higher end. means tenants को तो चाहिए ही चाहिए ना, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो थोड़ा compete करना शुरू कर देते हैं, bargain करना शुरू कर देते हैं, and they can get the means to higher they suppliers will get the higher returns or sometimes deposit fee, security deposit या कुछ और जो बेसिकली, या दे कैन चार्ज फ्रॉम द सिक्योरिटी, या वो कहेंगे वाटर का बिल ज्यादा आ रहा है या कुछ भी. मींस there can be n number of the other alternatives from which the owners and the buyers, sorry, owners of the houses and the जो tenants हैं, they basically try to bargain their things. ठीक है. एंड जैसे जैसे फिर इक्विलिब्रियम, जैसे जैसे फिर वो अदर चार्जेस की तरफ से बेसिकली चार्ज करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम है वो हम वापस से अचीव कर लेंगे एट द सेम एट दैट पॉइंट, बिकॉज वहां पे कर्व जो है वो मोर इलास्टिक हो जाएगा. ओके. So any other any question till now? This is the second application of the demand and supply. Third application is consumer surplus. अभी आप सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करो, कोई अदर क्वेश्चंस होंगे तो या तो मींस एंड ऑफ द सेशन में पूछना. ठीक है. टिल नाउ दी ओनली दी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, नहीं तो फिर कई बार सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन स्किप हो सकता है. एंड प्लीज वन क्वेश्चन वन टाइम ओनली, नो 4-4-5-5 टाइम्स. ना कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? इट्स लाइक, सॉरी, लेट्स सपोज आप कंज्यूमर हो, मैं कंज्यूमर हूं. लेट्स सपोज क्या वी आर कंज्यूमर्स एंड हम मार्केट में एक प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं. ठीक है. लेट्स सपोज मैं एक टी शर्ट बाय करना चाह रही हूँ. आई एम लाइक थिंकिंग दैट के ये जो टी शर्ट है ना मार्केट में अगर मुझे 500 तक की मिल गई एंड आई एम गोइंग टू बाय दैट. ठीक है. दैट मीन्स कि अगर मुझे टी शर्ट 500 की मिल गई मार्केट में, घर से सोच के जा रहे हैं, आप सोच के जा रहे हो 500 तक की टी शर्ट लेनी, या मम्मा ने आपको सिर्फ 500 रुपीज दिए कि 500 की टी शर्ट ले लियो, इससे ऊपर नहीं लेनी. ठीक है. सो दैट मीन्स आपके पास मीन्स आप कितने पैसे रेडी हो पे करने के लिए? 500. ध्यान से सुनना. घर से निकले हो, मम्मा ने आपको 500 रुपया दिया है, मैं 500 की जो तुम जाके टी शर्ट बाय कर लेना. अब गए मार्केट में 500 की टी शर्ट बाय कर ली.
करने गए हो, ठीक है। बट जब मार्केट में जाते हो, आप कितना रेडी थे पे करने के लिए 500, बट मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट में आपको वो टी शर्ट जो है वो 400 में मिल जाती है। आपने सोचा था 500 की लूंगी या लूंगा, और आपको वो टी शर्ट 400 की मिल जाती है, तो डिफरेंस बिटवीन 500 एंड 400 इज नथिंग बट योर कंज्यूमर सरप्लस। So producer consumer surplus, this is my equilibrium price. ये मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये मेरी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड है, ठीक है। अब आप घर से तो 500 लेके गए थे, मीन सोच के 500 गए थे, तो वो 500 के दिस इज द प्राइस प्रोड्यूसर कंज्यूमर इज सॉरी रेडी टू पे। OA इज द प्राइस जो कंज्यूमर क्या है, रेडी टू पे है, विलिंग टू पे है। सो लेट मी राइट लाइक दिस, विलिंगनेस टू पे प्राइस इज इक्वल्स टू OA, ठीक है। बट एक्चुअली आपने कितनी पे की है, एक्चुअली E. So the difference between these two is nothing but the consumer surplus. OA minus OP is equals to AP. That means the difference but consumer surplus is willingness to pay minus what a consumer actually pays, जो वो पे करना चाहता है, माइनस वो जो एक्चुअली पे करता है, दैट इज कॉल्ड एज द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। सो ये एरिया, दिस एरिया इज नथिंग बट योर कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर एप्लीकेशन of demand and supply is producer surplus, ठीक है ना। जैसे आप सोच के चल रहे हो मार्केट में कोई ना कोई प्राइस पे आप प्रोडक्ट बाय करोगे, वैसे ही एक प्रोड्यूसर के माइंड में भी प्राइस होगी मिनिमम, आपके माइंड में तो मैक्सिमम होगी, प्रोड्यूसर के पॉइंट में मिनिमम प्राइस होगी कि मिनिमम प्राइस पे वो कहां सेल करना चाहता है इसको, मींस कमोडिटीज को। तो विलिंगनेस टू सेल जहां से हमारा सप्लाई का स्टार्ट होगा, विलिंग टू सेल एक्चुअली लिख देती हूँ, विलिंगनेस नहीं, या इसको हम कॉस्ट टू दी सेलर भी लिख सकते हैं, कॉस्ट टू दी सेलर भी लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इतनी उसकी मिनिमम कॉस्ट है, उससे ऊपर जो उसको प्राइस मिली, कॉस्ट टू दी सेलर इज इक्वल्स टू OB, इसके ऊपर जितनी उसको प्राइस मिली वो क्या है, उसका प्रोड्यूसर सरप्लस। तो व्हाट ही एक्चुअली गेट्स इक्वल्स टू दी OP, मार्केट प्राइस ही मिलेगी, कंज्यूमर भी वही पे करेगा। एक्चुअली जो यहाँ पे विलिंगनेस टू पे है, जो एक्चुअली पे है और जो एक्चुअली गेट है, ये प्राइस सेम होगी मार्केट इक्विलिब्रियम में अगर होगी तो, ठीक है। एंड मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी तो इस प्राइस पे प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मैक्सिमम होगा। सो प्रोड्यूसर सरप्लस is what a producer is actually get price, what producer is actually getting minus the cost of to seller, okay? ये उसकी कॉस्ट है
ओबी उसकी कॉस्ट है, बट ही एक्चुअली गेट्स ओपी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। मैं रिपीट करती हूँ, कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस जो एक कंज्यूमर प्राइस सोच के चल रहा है, दैट इज आई एम गोइंग विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज इज नथिंग बट योर कंज्यूमर सरप्लस। मीन्स अगर मैंने 500 की सोच के गई हूं तो 400 की टी शर्ट आई है, तो 100 रुपीज क्या हो गए? मेरे कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया? जो भी प्राइस, बेसिकली जो प्राइस मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या जो प्राइस पे मैं विलिंग हूं सेल करने के लिए अपनी प्रोडक्शन, तो उस प्राइस पे वो प्राइस माइनस सॉरी जो मार्केट प्राइस है जो उसको मिली है, व्हाट ही एक्चुअली गेट माइनस द कॉस्ट ऑफ टू द सेलर इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर सरप्लस। मींस ऐसी पोजीशन जहां पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल पे हो और कंज्यूमर भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे हो। टोटल सरप्लस इज इक्वल्स टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर गवर्नमेंट भी होती तो गवर्नमेंट सरप्लस भी आता। ठीक है, आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। भारद्वाज जी भी अगर अभी के टॉपिक के बाहर के क्वेश्चन हो प्लीज एंड ऑफ द सेशन में पूछा करो, या बिल्कुल एग्जैक्ट बिगनिंग ऑफ द सेशन। अदरवाइज बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है। Bichi, there was a network issue from your side, so in that case you can take the recording. Yes, expected price, willingness to pay is the same. एक्सपेक्टेड हम इसलिए क्या नहीं कहते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ कई बार चेंज हो जाती है, बट विलिंगनेस टू पे एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो आपने माइंड सेट किया है दैट आई एम रेडी टू पे दिस प्राइस इज दैट इज वी आर टेकिंग एज द मीन जहां से मेरी एक्चुअल डिमांड स्टार्ट होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस डिमांड वाली प्राइस नहीं बनेगी ना। सो इफ आई टेक दी लाइक मैं सोच के चल रही हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस इस कमोडिटी की लेट्स सपोज 100 रुपीज है और मेरे पास 100 तो है ही नहीं ना, तो फिर वो चीज फॉर वो मेरी विलिंगनेस टू बाय नहीं बनेगी। विलिंगनेस टू बाय मतलब कि मेरे पास उतना होना भी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। आप मार्केट में घर से 500 रुपया लेके गए हो, दैट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, स्पेस में लिटिल सा एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत लिटिल सा, बिकॉज सॉरी रेंट हो या जहां पे भी गवर्नमेंट फिक्सेशन करता है प्राइसेस, तो वहां पे या तो सरप्लस हो जाता है इकोनॉमी में या फिर शॉर्टेज हो जाती है। सरप्लस और शॉर्टेज की पोजीशन को डील करने के लिए या तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो रेंट के केस में तो गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं कर सकता ना, तो फिर क्या होगा, सेलर्स को लॉस होना शुरू हो जाएगा। जैसे रेंट का केस हम कह रहे थे कि जो ओनर्स है वो लॉस में हो जाएंगे, तो न्यू हाउसेस बिल्ट नहीं होंगे। जब न्यू हाउसेस बिल्ट नहीं होंगे तो वो तो शॉर्टेज रहेगी, तो बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई ऑफर करेगा सर आप डिपॉजिट ज्यादा ले लो, कोई ऑफर करेगा लाइक सिक्योरिटी चार्जेस, ऑनर कहेगा नहीं इसके ना इतने सिक्योरिटी चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्जेस है, रेंट ऑन पेपर उतना ही हो रहा है, बट फ्रॉम दी अदर वे अगर मेंटेनेंस चार्जेस है या फिर सिक्योरिटी के चार्जेस है या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है यू हैव टू पे, बिकॉज हमने गवर्नमेंट ऑथराइज मीटर नहीं है, इसमें आपको यूनिट वाइज हम सेकेंड मीटर लगा देते हैं, समथिंग कुछ भी एन थिंग इज एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। ठीक है, आई टोल्ड यू अभी सिर्फ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड होने चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, नथिंग एल्स। एंड टोटल हमारा मेन मोटिव क्या है, कि टोटल सरप्लस जो है या इकोनॉमिक सरप्लस जो है बेसिकली वो मैक्सिमम करना विद इन द इकोनॉमी। So we try to maximize the total surplus in the economy. Total surplus is consist of economic surplus,
सॉरी कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इफ गवर्नमेंट इज देयर। समटाइम्स जो है गवर्नमेंट भी इम्पोज करती है टैक्सेस, सो टैक्स इम्पोज करने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो प्राइसेस इंक्रीज होने से कंज्यूमर भी थोड़ा, क्योंकि कंज्यूमर भी पे कर रहा है टैक्स, प्रोड्यूसर पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि प्राइस ज्यादा हो जाएगी, मार्केट प्राइस ज्यादा होगी किसी कमोडिटी की, तो आप कम बाय करोगे, राइट। तो उसी पॉइंट पे प्रोड्यूसर भी सेल कम करेगा, ठीक है, तो वहां पे प्रोड्यूसर को भी लॉस होगा, कंज्यूमर को भी लॉस होगा, और थोड़ा सा बेनिफिट जो है बेसिकली गवर्नमेंट को भी होगा। सो दैट मीन्स दिस सरप्लस कैन बी फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सरप्लस आपके सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ। प्राइस कंट्रोल इज बेसिकली, इन बहुत सिंपल टर्म्स में आपको इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर या इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस को चार्ज करना होता है, फिक्सेशन करना होता है बेसिकली, क्योंकि समटाइम्स मार्केट पोजीशन, अब मैं एग्जांपल देते हैं, जैसे अनियन प्राइसेस है, कई बार बहुत हाई हो जाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा लो भी हो जाते हैं, राइट। तो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं कई, तो वो आपको बहुत चीप पे मिलती हैं, अगर नॉन सीजनल प्रोडक्ट होती हैं तो बहुत हाई है। अगर आज की डेट में अगर मैं भिंडी की डिमांड करूं तो वो बहुत मुझे हाई प्राइस पे मिल तो जाएगी कहीं ना कहीं से, बट हाई प्राइस पे मिलेगी, राइट। तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उन केसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस जो हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है या लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस है, या जो भी कोई टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस अगर आई हैं, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई टू कंट्रोल, सो दैट कि आपको जो बेसिकली है, ना तो कंज्यूमर को ज्यादा प्रॉब्लम हो, ना तो प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉब्लम हो, और मार्केट भी हमारी बेसिकली बेस्ट इक्विलिब्रियम, मार्केट भी बेसिकली हमारी बेस्ट इक्विलिब्रियम पे रहे, सो दैट कोई इशू नहीं आए बेसिकली हमारी इक्विलिब्रियम में। कंज्यूमर को भी ज्यादा, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज होंगी जिस केसेस में कंज्यूमर को ज्यादा पे करना बेसिकली, अब आपको को बोलो तो सॉल्ट की प्राइस है, अगर वो हाई हो जाए, हाई होती जाएगी तो वो तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है ना, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट प्राइस फिक्सेशन कर देता है। सिमिलरली गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज के केसेस में ज्यादातर आपने स्पॉट प्राइस सुना होगा, मैक्सिमम स्पॉट प्राइस, अभी तो वैसे भी बहुत न्यूज में रहा है, मिनिमम स्पॉट प्राइस, मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्राइस, एमएसपी, एमएनपी। तो बेसिकली एमएसपी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है प्रोड्यूसर को। अब वो कहेंगे यार जब हम मार्केट में प्रोडक्ट लेके आएंगे तो इसकी तो प्राइस बहुत कम हो जाएगी, तो मेरी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगी, तो गवर्नमेंट क्या करता है उस केस में, गवर्नमेंट करता है कि वो जो प्राइसेस है उनको कंट्रोल कर देता है। वो कहते हैं कि इस प्राइस पे मिनिमम ये प्राइस रहेगी आपकी, अगर मार्केट में इससे ज्यादा मिली तो मार्केट में बेच देना, नहीं तो मुझे बेच देना, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि समटाइम्स वी हैव टू कंट्रोल ऑन द prices because to protect the consumer, either consumer or producer or sometimes towards the both, क्योंकि हमें एक ही कमोडिटी, जैसे आप लगाओ, जैसे अनियन की बात कर रहे थे, उसके लिए मुझे प्रोड्यूसर को भी प्रोटेक्ट करना है तो मुझे कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना है, सो इन दैट केस बोथ द कमोडिटीज कैन बी बेसिकली प्रोटेक्टेड ओवर देयर, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस का भी वही डायग्राम है, डिमांड एंड सप्लाई। देखो कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड कर्व से नीचे और इक्विलिब्रियम में दोबारा बना देती हूँ, वही सेम डायग्राम ही है बेसिकली, क्योंकि उसमें भी वही चीज बनी है, मैंने अभी आपको वहां पे एरिया बता दिया था कहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये डिमांड कर्व से नीचे, जितना नीचे इक्विलिब्रियम प्राइस होगी उतना आपका कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा, सप्लाई कर्व के ऊपर जितनी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी उतना प्रोड्यूसर का सरप्लस ज्यादा होगा, ये मेरी बट इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। डिमांड कर्व से नीचे, डिमांड कर्व से नीचे और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जो एरिया है वो क्या है, मेरा कंज्यूमर सरप्लस। सप्लाई कर्व से ऊपर
एंड इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे जो एरिया है वो क्या है, मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस, एंड टोटल सरप्लस या इकोनॉमिक सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, ये सारा एरिया क्या है, टोटल सरप्लस इन दी इकोनॉमी, क्योंकि प्रोड्यूसर भी इकोनॉमी का पार्ट है, कंज्यूमर भी इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है, जिसमें से इतना एरिया कंज्यूमर के पास गया एंड इतना एरिया मेरे पास प्रोड्यूसर के पास गया, ठीक है, दैट इज द बेसिकली कि कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस आप एक ही डायग्राम में शो कर सकते हो दोनों को। अगर दो डायग्राम बनानी है तो दो डायग्राम बना लो, एक में सिर्फ कंज्यूमर शो करो, ये वाला पार्ट नहीं शो करो, यहाँ पे मत लिखो प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये मत शो करो, प्रोड्यूसर सरप्लस मत लिखो, कंज्यूमर सरप्लस लिखते जाओ बस, दूसरे में फिर ये मत लिखो, नीचे वाला लिख दो। बट वैसे इन अदर वेज अगर दोनों आए हैं क्वेश्चन में, कंज्यूमर भी प्रोड्यूसर भी, तो दोनों एक में दोनों डायग्राम में शो हो जाएंगे एक ही चीज। अगर एक ही आया तो एक ही बनाओ, फिर उस केस में यू नीड ओनली वन थिंग, आइदर द कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर कंज्यूमर आया तो फॉर एग्जांपल सिर्फ कंज्यूमर बना दो, मैंने प्रोड्यूसर नहीं शो किया, ठीक है। Anything else? Any other question? Any other question? Because this topic is now wind up. खत्म हो गया ये topic. Now we are going to shift towards a new topic. तो मैं अभी आपसे फिर से एक बार पूछूं, किसी को कोई क्वेरी है इस टॉपिक के बारे में, यू कैन आस्क। मैं फिर बाद में आपकी वो क्वेरीज नहीं ले पाऊंगी। द रीजन इज दैट कि फिर हम वापस से उस टॉपिक पे आना, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू डू दैट। ओके, सो दे नो क्वेश्चन आई कैन सी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलिटी कंज्यूमर डिमांड, या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस, या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? आप कंज्यूमर हो, राइट? सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉर दैट we need two things. We have basically so many theories, but actually we are going to discuss only two theories. One is the utility analysis given by the Marshall, and one is the indifference curve analysis given by Higgs, Celan, Slutsky and others. Okay. कंज्यूमर, जब भी आप कंज्यूमर की बात करोगे ना, सो वी हैव फ्यू थिंग्स इन आवर माइंड। वन, दो चीजें हैं जो मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप किसी चीज की बेसिकली डिमांड करते हो, तो हाउ यू डिमांड अ कमोडिटी, सबसे पहले क्या देखते हो? आपकी एक कंस्ट्रेंट्स है, एक कंस्ट्रेंट है, आप उस कंस्ट्रेंट को पहले चेक करते हो। वो कंस्ट्रेंट क्या है? आपकी बजट कंस्ट्रेंट, इनकम कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब बजट कंस्ट्रेंट या इनकम कंस्ट्रेंट कैसे बनेगी? फर्स्ट थिंग मुझे क्या देखना पड़ेगा? मेरा बजट कंस्ट्रेंट, मेरी बजट क्या है, मेरी कंस्ट्रेंट क्या है, मेरी इनकम कितनी है, मैं कितने में प्रोडक्ट्स को बाय कर पाऊंगी। सेकेंड चीज, मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल,
first thing what we need is the budget constraint. Second thing what we need is basically the my इनकम सैटिस्फैक्शन लेवल, क्योंकि मुझे अपनी इनकम में से कहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिल रही है, वही मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वही मेरा इक्विलिब्रियम जो है होगी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. Now every consumer has a limited income and the huge demand of goods and services that he would like to purchase. मुझे अगर कंजम्पशन, मुझसे मेरी सैटिस्फैक्शन पूछोगे तो मेरी सैटिस्फैक्शन बोलेंगे, मैं बोलूंगी मुझे कार भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे लग्जरी कार चाहिए, एंड आई नीड द बेटर ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मींस आई हैव n नंबर ऑफ चॉइसेस, राइट? सो उन n नंबर ऑफ चॉइसेस में से आई हैव टू चेक माई लिमिट एज वेल. मुझे अपनी इनकम भी देखनी है, उसमें से मैंने क्या करना है, मुझे एक रैशनल चॉइस बनानी है. आई हैव टू क्रिएट अ रैशनल चॉइस. रैशनल चॉइस इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज में मैं कौन सी कमोडिटीज बाय करूं, सो दैट आई विल बी एट द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेवल. ठीक है? द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड एक्सप्लेन्स द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, जो क्या करते हैं, जो अंडरलाइन करते हैं एलोकेशन ऑफ लिमिटेड इनकम. मेरी जो लिमिटेड इनकम है उसको रीएलोकेट करना इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सच ए मैनर, इस तरीके से कि आई गेट माई मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सो दैट मेरी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना, दैट शुड बी एट द मैक्सिमम पॉसिबल. ठीक है? सो देयरफॉर यहाँ पे जो हम बेसिकली बात करेंगे, देयर वाज ए क्वेश्चन आल्सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, किसी ने मुझसे भी पूछा भी था, इसी में ही एक्सप्लेन हो जाएगा वो चीज. देखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि मैं कौन सी कमोडिटीज को कितने रिसोर्सेज एलोकेट करती हूँ. सो यहाँ पे मैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ, तो एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी इनकम, लिमिटेड इनकम को एलोकेट कर रही हूँ, किसमें, बिटवीन दी कमोडिटीज, बाइंग कमोडिटीज में, अपनी दो कमोडिटीज को जो मैं बाय करना चाहती हूँ उसमें मैं अपनी इनकम को सच एज आई गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. अब एग्जांपल लेते हैं, मैं मार्केट गई हूँ, मेरे को फ्रूट्स लेने गई हूँ, मुझे एप्पल भी दिख रहे हैं, ऑरेंज भी दिख रहा है, बनाना भी दिख रहा है, पपाया भी दिख रहा है, ग्रेप्स भी दिख रहे हैं, एक्सेट्रा, मुझे बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं. ठीक है? अब मुझे इतने सारे फ्रूट्स जब दिख रहे हैं तो मैं उन फ्रूट्स में से आई हैव टू मेक चॉइसेस. मैंने देखा मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 200 रुपीज ही हैं. अब मैं पूछ रही हूँ भैया इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है. ठीक है? इन सच टाइम आई एम थिंकिंग यार मैं ये लूं या ये लूं या कितनी क्वांटिटी में लूं, सो दैट मैं वो भी ले सकूं या वो भी ले सकूं, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम एलोकेटिंग माय इनकम. मैंने पूछा भैया से, भैया आप एप्पल कितने के हैं, वो कहता 150 रुपीज पर केजी. एंड देन हाउ मच आई लेफ्ट ओनली 50 रुपीज. तो फिर मुझे दूसरी कमोडिटी देखनी है, ऑरेंज या बनाना, वट एवर इट मे बी, या फिर मैं एप्पल्स को हाफ केजी करूं और फिर कुछ और ज्यादा बाय करूं. सो दैट मीन्स मैंने अपनी इनकम को रीएलोकेट किया. अपनी इनकम को एलोकेट करना है इन सच ए वे दैट जो मेरी लेवल ऑफ बाइंग है ना, मतलब मेरी लिमिटेड इनकम है, उसमें मैं अपना जो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन जो है बेसिकली अपनी गेट कर पाऊं. ठीक है? There is no law neither regarding the minimum या maximum, that is the government जो prices fixation करती है, and that is of course according to some law, but वो law जो है वो government decide करती है, consumer और producer decide नहीं करते. means हम डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्सेस से बाहर की बात की वो है बेसिकली. सो फॉर कंज्यूमर डिमांड, consumer equilibrium या consumer theory, we have basically two theories.
we have basically two theories. कौन कौन सी थियरी है? नंबर 1 यूटिलिटी एनालिसिस, and number 2 the indifference curve. Indifference curve analysis. First, coming towards the utility analysis. Now let it be, मैं अभी यूटिलिटी, पहले इंडिफरेंस कर्व क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करती हूँ. अब हमें इनकम तो हमें पता है कि वी कैन मेजर अवर इनकम लेवल बहुत इजीली. मैं अपनी पॉकेट देखूंगी कितने नोट है, या अपना बैंक अकाउंट देखूंगी कितने रुपीस है, दैट आई कैन जज कि यार मेरी इनकम जो है, बजट कंस्ट्रेंट तो मेरी वहां से बन गई. बजट कंस्ट्रेंट कैसे बनेगी? एक तो मैं अपना इनकम देखूंगी, एक कमोडिटीज की प्राइसेस देखूंगी. जैसे आई वाज टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, 150 के अगर मैंने एप्पल्स लिए हैं तो मींस 150 प्राइस ऑफ एप्पल इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड, एंड 50 रुपीज के लेट्स सपोज बनानास ले लिए. सो दैट मींस द प्राइस 50 रुपीज के मैंने कितने 5 बनानास ले लिए, तो दैट मींस बनाना की प्राइस क्या हुई 1 रुपी, सॉरी 10 रुपी पर बनाना, एंड एप्पल क्या हुआ 1 kg इज इक्वल्स टू 150 रुपीज. ठीक है, सो दैट मीन्स एंड दैट इज इक्वल्स टू माय इनकम, मीन्स मैंने इनकम के साथ साथ अपनी प्राइसेस भी देखी. दैट कैन बी मेजरेबल इजीली. नाउ इफ आई आस्क यू, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने चाय पी है या कॉफी पी है, ठीक है, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई है चाय से या कॉफी से, तो आप कैसे बताओगे मुझे? Do we have any measurement regarding the satisfaction level? We do have. दो टाइप के मेजरमेंट्स होते हैं. एक तो होते हैं कार्डिनल नंबर्स जिनसे हम सेटिस्फैक्शन मेजर करते हैं, और दूसरे जो होते हैं हमारे वो हैं ऑर्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स होते हैं जो बेसिकली जिन नंबर्स को मैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कुछ भी लगा सकते. That means एक तरह से mathematical measurement of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 500 1000 lakh 1 lakh 10 lakh etc. कुछ भी. ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जब हम रैंक देते हैं यूटिलिटीज को. मैं अगर 2 कमोडिटीज की बात करूं, टी एंड कॉफी, आई से मुझे कॉफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है एज कंपेयर टू टी, तो मैंने क्या रैंक 1 किसको दिया? कॉफी को. रैंक 2 किसको दिया? टी को. ठीक है, और एल्स आई कैन से दैट okay, let's take another example like if I'm going to have my lunch, मैं lunch कर रही हूँ तो मुझे चपाती ज्यादा satisfaction देती है as compared to rice. ठीक है, so that means मैं क्या कर रही हूँ, मैं utilities को अपनी satisfaction level को basically ये rank कर रही हूँ. ठीक है, ranking दे रही हूँ. so utility analysis जो है given by Marshall, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो हम यूटिलिटी को मेजर, यूटिलिटी मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी बेसिकली हाउ यू आर सेटिस्फाइड, कैसे हम मेजर करेंगे? कार्डिनल नंबर्स में. कार्डिनल नंबर्स में मींस अगर आपने चपाती पहली खाई है तो आपको 10 यूटल्स जिसको हम बोलते हैं वो मेजरमेंट की वेज होते हैं, तो 10 यूटल्स की आपको सेटिस्फेक्शन है. तो ये जो कार्डिनल नंबर्स है ना, हम इनको बोलते हैं यूटल्स. ठीक है, तो 10 यूटल्स की मुझे सेटिस्फेक्शन है, या 9 यूटल्स की सेटिस्फेक्शन है, या 50 यूटल्स की सेटिस्फेक्शन है. वेयर एज ऑर्डिनल नंबर्स में क्या करते हैं, हम वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और उनको रैंक दे देते हैं. रैंकिंग से हम कहते हैं कि हाँ ये चीज ने मुझे ज्यादा सेटिस्फाई किया एज कंपेयर टू अदर थिंग, और दूसरी चीज ने मुझे कम सेटिस्फाई किया एज कंपेयर टू द फर्स्ट थिंग. दैट मीन्स हम रैंक कर रहे हैं यूटिलिटी को, हम इन कार्डिनल नंबर यूटल्स में नहीं डिफाइन कर रहे. ठीक है, आई होप द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर इज क्लियर.
कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, या जो जनरल टर्म्स में हमारे मेजर होते हैं, मींस जिनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कह रही थी दी नंबर्स लाइक, जिसको हम यूटिल्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई एक परांठी खाने से, या 9 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई राइस खाने से, या 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई फ्रॉम द कप ऑफ कॉफी। ठीक है, सो दैट मीन्स हम इन ऐसे मेजर को, बट इन रियलिटी मैं आपसी बात से एग्री करूंगी कि इन रियलिटी हम सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स की टर्म से मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपकी मम्मा पूछ रहे हैं कि आपको रोटी और चाहिए, मीन्स और चाहिए, तो आप कहोगे नहीं मम्मा मैं 20 यूटिल्स का मुझे ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन हो गई, मैं और नहीं मुझे चाहता, या मुझे अभी एक और चाहिए, मीन्स अभी 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई है, मुझे 10 यूटिल्स और चाहिए। सो द थिंग इज लाइक दैट, दैट्स वाई जो इंडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली बाद में और थ्योरीज बनी है, इसको और इम्प्रूव किया। इंडिफरेंस कर्व में भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म है, तो उसको और इम्प्रूव करके और बहुत सारी थ्योरीज बनी है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एंड द अदर थ्योरीज ऑल्सो वेल, बट आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। There is no more question. I hope it's clear. So first theory is the Marshall utility analysis. Nobody is going to offer you price for something which has no utility for you. मैं अगर कोई चीज मार्केट में लेने जा रही हूँ, अगर मुझे वो यूटिलिटी दे ही नहीं रहा तो मैं नहीं बाय करूंगी। फॉर एग्जांपल चाय है, चाय मैंने नहीं पीती, सो इफ समबडी विल से या मैम चाय ले लो, चाय पत्ती ले लो, तो मैं क्या कहूंगी, भैया मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं नहीं बाय करूंगी। दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू पे इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट। सिमिलरली अगर वेजिटेरियन है कोई पर्सन, उसको बोलो कि नॉन वेज बाय कर लो, तो वो नहीं करेगा, बिकॉज उसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या है, जीरो है। अगर नॉन स्मोकर्स है तो उसको अगर बोलोगे कि नहीं आप सिगरेट बाय कर लो, हम उसमें ऑफर दे रहे हैं 50% डिस्काउंट पे है, या 1+1 है, या 1+2 है, then also his utility will be equals to 0 because I am a non-smoker. Means the thing is that कि जो चीज a person डिमांड ही नहीं करता, उसकी मींस उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, तो उसकी क्या होगी, यूटिलिटी बेसिकली जीरो होगी। प्राइस आफ्टर मीन वहां पे हम प्राइस उस चीज की पे करेंगे जो मुझे इन रिटर्न में कुछ सेटिस्फैक्शन देगी, कुछ सेटिस्फैक्शन वो कमोडिटी मुझे देगा, then only I am going to buy that commodity. This is like how we can say that why we are getting why we are paying for something. Now, according to this theory, Marshall utility analysis, let me coming towards the only utility analysis now. Marshall utility analysis. The utility of a commodity, a consumer, can be measured by the maximum amount of money he is offering to you. अगर मैंने क्या कहा था, हम यूटिल्स के टर्म्स में मेजर करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम वी आर ट्राइंग टू पे यू मोर। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने मैक्सिमम अमाउंट किस में पे कर दिया, अपने यूटिलिटी में 150 रुपीज के मैंने एप्पल्स बाय किए थे। अभी जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, आई एम हैविंग 200 रुपीज, और उसमें से मैंने 150 के क्या बाय कर लिए, एप्पल्स। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे एंड 50 रुपीज के बनानास। अब यहाँ पे ये चीज समझो कि मुझे बनानास ने कम यूटिलिटी दी है क्योंकि मैंने उस पर कम बाय किया, कम रुपीज स्पेंड किए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आई एम ऑफरिंग हिम इट्स द 50 रुपीज, and for the apples I am offering more, that is 150 rupees, and for the others, for example
प्लम था भैया के पास, मैंने वो नहीं बाय किया, उससे उससे मुझे क्या मिल रही है, यूटिलिटी 0। ऑरेंजेस थे, वो नहीं बाय किया, उससे भी यूटिलिटी क्या थी, 0। और कोई और अदर कमोडिटीज भी थी जिसकी एक्सेट्रा, और अदर कमोडिटीज जिनके भी यूटिलिटी मेरे पास क्या थी, एग्जैक्टली 0 थी। ठीक है, सो दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी व्हाट वी आर कंज्यूमर इज ऑफरिंग to buy a particular commodity is basically called as the, मतलब हम देखते हैं कैसे मेजर करते हैं उससे यूटिलिटी को। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या, हर जगह ही अभी आपको कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो मैं इन जनरल उन कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन करते हैं एंड इन पर्टिकुलर उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट्स हैं मार्जिनल, 3 है एक्चुअली। एक वर्ड मिलेगा आपको कॉमनली अब मार्जिनल, एक वर्ड मिलेगा आपको एवरेज, और एक मिलेगा टोटल। इसके साथ एक टर्म और होगी, इनके साथ एक जो है वो टर्म और होगी। मार्जिनल मींस चेंज, एवरेज मींस पर यूनिट, टोटल मींस इंटायर। अब यहां पे हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। सो मार्जिनल यूटिलिटी मींस चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी पर यूनिट, पर बनाना आपको कितनी यूटिलिटी मिली है। टोटल मींस के इंटायर चीज को कंज्यूम करने से मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है। ठीक है, अब जहां पे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन आएगी तो उसका मतलब ये यूटिलिटी की इंस्टेड ऑफ यूटिलिटी वी कैन राइट प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन आता है तो मार्जिन प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल का होगा तो मींस एंटायर जितने भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको लगा के कितनी हमें प्रोडक्शन मिल रही है, दैट इज द टोटल प्रोडक्शन। ध्यान रखना जहां पे भी ये 3 वर्ड्स मिले, एवरेज, मार्जिनल, टोटल, और इसके साथ एक और वर्ड हो उसमें चेंज। मार्जिनल का मींस है जो ये वाला टर्म होगा इसमें मार्जिन चेंज पर यूनिट। टोटल इसमें जो भी हमने कंज्यूम किया, प्रोड्यूस किया, जो भी है उसमें टोटल। जहां पे भी मिले तो प्लीज यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, सो हियर यूटिलिटी एनालिसिस में मार्जिनल यूटिलिटी मींस चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, दी टोटल यूटिलिटी। कैलकुलेशन का भी हर जगह फॉर्मूला यही होगा, यूटिलिटी की जगह पे प्रोडक्शन या कुछ और आ जाएगा, प्रोडक्शन, सैटिस्फैक्शन, व्हाटएवर। टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 यूनिट मीन्स चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। मीन्स पहले मैंने एक बनाना खाया, उसके बाद मैंने दूसरा खाया, दूसरे की यूटिलिटी माइनस पहले की यूटिलिटी। ठीक है, जो पहला खाया तो उससे पहले की यूटिलिटी 0 होगी। ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। एवरेज हम टर्म मैंने वैसे समझाने के लिए यूज की थी, बट हम इसमें नहीं यूज करेंगे, सो डोंट थिंक अबाउट दिस। टोटल यूटिलिटी is the entire utility जो मैं कंज्यूम कर रही हूं by consuming the all the units of the commodity. Utility analysis कहता है there is a one law जहां पे अप्लाई होता है, that is called as the law of diminishing marginal utility. MU short form होती है marginal utility कि a consumer consumes more of a commodity at a particular time, his extra unit of that utility start decline. मतलब ये जो मैंने 50 बनानास खरीदे हैं, पहले यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया, पहला बनाना खाया तो मुझे सेटिस्फैक्शन क्या मिली, ज्यादा।
उसके बाद मैंने जब दूसरा यूनिट खाया था उससे मुझे पहले से थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन हुई, तीसरा यूनिट खाया तो मुझे और कम सेटिस्फेक्शन हुई, चौथा यूनिट खाया तो मुझे और कम सेटिस्फेक्शन हुई, पांचवा यूनिट खाया तो मैं कहूंगी यार बस भैया मैंने नहीं और खाना, आई एम टोटली फुल नाउ, आई एम फुली सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर उससे बाद अगर कोई मजबूरी में जबरदस्ती खिलाए तो आपको नेगेटिव होती है यूटिलिटी, मींस आप वॉमिट कर सकते हो या ओवर ईटिंग हो सकती है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट एक कमोडिटी के कंज्यूम करते हैं ना, तो आप एग्जांपल लो, जब आप घर जा रहे हो आपको बहुत जबरदस्त भूख लग रही है, आप मम्मा को कहते हो मम्मा फटाफट से खाना पका दो, मुझे बड़ी जबरदस्त भूख लग रही है। पहली चपाती थी तो मम्मा ने कहा कि अभी खा लो बेटा, आप खा रहे हो उसको, पहले हाँ मम्मा बहुत अच्छा है, बड़ा यमी है, ठीक है बहुत अच्छा, पहले इनमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं होती है, फिर उसके बाद दूसरी आई है हाँ ठीक है खा रहा हूं मैं, तीसरी बस मम्मा बस और नहीं खानी मैंने, तो मम्मा ने कहा ना अभी बोल रहे थे बहुत तेज भूख लग रही है, अब कह रहा है बस 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 और नहीं खानी है, अब एक और खा, मैं स्पेशल तुम्हारे लिए उठी हूँ। सो समथिंग दैट मीन्स आपको जो पहली चीज पहली लेवल की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मींस एडिशनल यूनिट, जितना आप कंज्यूम करना शुरू कर दोगे दैट मींस सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बेसिकली थोड़ी कम होती जाएगी। बच्चे रैंक करेंगे वो इंडिफरेंस कर्व में करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इस ये खत्म होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टेज होगा क्योंकि सप्लाई कम होनी शुरू होगी, मैंने आपको भी बताया था। इतना लेट क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, देन आई यू आर आस्किंग अबाउट द रैंक। एवरेज यूटिलिटी बच्चे मैं इसमें नहीं यूज होगी तो मैं नहीं बता रही हूँ, तो इसमें होगी भी नहीं हमारे एनालिसिस में, मैं इसलिए बता रही थी टर्म एवरेज जहां पे, क्योंकि बाकी जगह सब जगह एवरेज हम उसकी एक इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पर यूनिट कितनी हुई हमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सपोज जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं, अभी हम बनानास की एग्जांपल ले रहे थे, लेट्स सपोज आई एम टेक बनानास की एग्जांपल ही लेते हैं। तो कंजम्पशन जो है बेसिकली फर्स्ट नंबर ऑफ बनानास जो मैंने कंज्यूम किए, ठीक है, सॉरी, then I am going to calculate the marginal utility and then I am going to calculate the total utility। ठीक है, मैंने फर्स्ट बनाना खाया, फर्स्ट बनाना खाया जिसने मुझे फॉर एग्जांपल 4 यूटिल्स की यूटिलिटी दी, और मेरी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, क्योंकि मैंने पहले ही खाया तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी। सेकेंड यूनिट खाया तो मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। अब मैं दो तरीके से बताऊंगी इस चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक चीज तो आप अज्यूम कर ही रही हो, सेकेंड खाया तो मुझे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो गई 4 से 7। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स ये टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, टोटल यूटिलिटी तो हमेशा इंक्रीज करेगी। ठीक है, थर्ड यूनिट बनाना खाया तो मेरी लेट्स सपोज अब मैं बता रही हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसीलिए शॉर्ट मींस देख रही हूँ, इसी में ही समझा रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी है 2 यूनिट्स की, टोटल यूटिलिटी अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मार्जिनल गिवन है तो 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9। मींस मैं अब दो चीजें बता रही हूँ कि यहां से मैं टोटल यूटिलिटी गिवन हो तो मार्जिनल निकाल सकती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी गिवन हो तो मैं टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ। फोर्थ यूनिट की फॉर एग्जांपल मेरे को सिर्फ 1 यूनिट लिया, यूटिलिटी इंक्रीज हुई है तो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 9 से हो गई 10 यूनिट्स। अगर मैं एक और खाती हूँ एक और बनाना खा लेती हूँ तो मेरी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई 0, मींस मेरे पास टोटल यूटिलिटी उतनी है जितनी पहले थी, मैं कहूंगी मुझे नहीं चाहिए। अब इससे ज्यादा अगर कोई फोर्स करे तो आई विल से आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट, उस केस में मेरी यूटिलिटी, बिकॉज लेट्स सपोज मैंने वॉमिट कर दी तो मेरी यूटिलिटी इंक्रीज होने की बजाय जो है दैट स्टार्ट्स
डिक्लाइनिंग, ठीक है। सो इस केस में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम से डाउन होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो एज नाउ व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज, क्या बोलता है लॉ, कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाना के इंक्रीज करेंगे ना, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी, एंड टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज करेगी इनिशियली, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट, जहां पे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो। अगर उससे ज्यादा इफ यू कंज्यूम, तो वो आपकी टोटल यूटिलिटी, सॉरी टोटल यूटिलिटी -99, क्योंकि टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होनी शुरू होगी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो -1, दैट मीन्स मेरी पहले के कंपैरेटिव 10 TUN-1 क्या है 9, TUN जो मुझे अभी कितनी है -1 9 -10, क्योंकि इससे पहले मुझे 10 यूटिलिटी थी, तो दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी का इन सिंपल टर्म्स मैं सम अप कर रही हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी का इन सिंपल टर्म्स, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट, टोटल यूटिलिटी क्या है, ड्राइव बाय यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ऑल द कंजम्पशन ऑफ द यूनिट्स, और या in other words sum up of the marginal utility, and law of diminishing marginal utility says initially marginal utility basically decline करेगी, then it becomes 0, then negative, ठीक है। Is that clear? Any question? आप देखो मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। हाँ जी, आई नो लेक्चर खत्म होने का टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।